Good morning, each and everyone present here. I welcome you all on Education Guru. This one is a video for the students of 12th class. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट IT 802 की और क्लास रहेगी 12th और हम चैप्टर करने वाले हैं डेटाबेस कंसेप्ट एंड RDBMS टूल्स के बारे में। और आपको ये बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और ये चैप्टर कवर करता है आपके सिलेबस के 15 मार्क्स। दैट मीन्स सीबीएसई में जो आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा, 60 मार्क्स में से 15 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें करवाने वाला हूँ, डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में और बेसिक डेफिनेशन, डीबीएमएस की जो बेसिक डेफिनेशन है लाइक टेबल, रो, कॉलम और इसके अलावा जो भी डेफिनेशन है वो आपको सारी डेफिनेशन इसमें बताई जाएंगी। डाटाबेस की जरूरत क्यों है, डाटाबेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, माई सीक्वल के बारे में, माई सीक्वल की डेटा टाइप्स के बारे में बताया जाएगा आपको, और किस तरह से डिफरेंट कमांड्स का यूज किया जाता है और कौन कौन सी कमांड है, वो हर चीज आपको बड़े आसानी से बताई जाएगी और बड़ा इजीली समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, डाटा। डाटा लोग बड़े अलग अलग तरीकों से बताते हैं, लेकिन डाटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर से क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है जी, दिस वन इज अ डाटा, ये डाटा है। इस डाटा को हमने क्या किया जी, प्रोसेस कर दिया। दैट मीन्स सीपीयू ने इसको प्रोसेस कर दिया, इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई ऑपरेशन लगा के इसे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अपने पास ये इंफॉर्मेशन आई। अब देखो ये इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि मेरा डाटा जो है वो एक बड़ा अच्छे से इसको इसके आपने क्या किया, हाइफन्स लगा दिए, इसको अरेंज कर दिया डाटा को। अदरवाइज ये डाटा पता ही नहीं लग रहा था ये डाटा है क्या, ये कोई डेट, ठीक है जी। इसी तरह से हम अगर बात करें एक रियल लाइफ एग्जांपल की, वेदर की रीडिंग ली जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है और फोरकास्ट रिपोर्ट रेडी की जाती है। लाइक वेदर स्टेशन कलेक्ट टेम्परेचर रीडिंग एंड अदर मेजरमेंट, ठीक है जी। डाटा कलेक्ट किया जाता है हर जगह से, उसके बाद उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक आपके सामने फोरकास्ट रिपोर्ट रेडी करके, मीनिंगफुल रिपोर्ट रेडी करके बताई जाती है कि उस दिन का टेम्परेचर क्या रहेगा। दिस इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। और ये बात याद रखना बच्चों, जो इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होगी, लेकिन डाटा मीनिंगफुल नहीं होगा। डाटा जस्ट एक कलेक्ट किया जाएगा आपके लिए, वो कलेक्शन इसलिए की जाएगी क्योंकि वो रॉ फैक्ट्स हैं, उनको ही प्रोसेस करके, उनको ही ट्रांसफॉर्म करके, उनको ही ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल आउटपुट्स निकाली जाएंगी, मीनिंगफुल डिसीजन लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाटा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाटाबेस का। अब डाटाबेस क्या है जी, डेटाबेस की वो डेफिनेशन ले रहे हैं, अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा यूज्ड फॉर मैनेजिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ डाटा डिफाइंड वंस असेस्ड बाय मेनी यूजर। लाइक एक स्कूल का डेटाबेस एक स्टोर हाउस की तरह होता है। लाइक एक बच्चे का रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, उसकी एज, उसके मार्क्स, ये क्या है, ये डेटाबेस है। हमने डेटा को कलेक्ट किया है, स्टूडेंट के डाटा को कलेक्ट किया है। और डाटा आइटम क्या है, डाटा आइटम के बारे में बात करते हैं। कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड की बात नहीं यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू लाइक 102, ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक डाटा आइटम है, ठीक है। आरव शर्मा, ये क्या है, ये एक वैल्यू है जिसको आप बोलते हो डेटा आइटम, ठीक है जी।
सिंगल सेल में जो आपने रिकॉर्ड एंटर किया होगा, ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा। ठीक है जी, सिंगल सेल में जो आपने डाटा एंटर किया होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी एक डाटा आइटम। ठीक है जी, टेबल। अब देखो टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन। डेटाबेस में तुम बहुत सारी जगह पे देखोगे, जब हम डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे तुम बहुत सारी जगह पे देखोगे वहां पे लिखा होगा रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। टेबल, ये देखो ये टेबल बना हुआ है आपके सामने, ये टेबल है जी। अपना डाटा जो है डेटाबेस आरडीबीएमएस में टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। आरडीबीएमएस में डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दैट मीन्स टप्पल और कॉलम की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। एक चीज याद रखना, व्हेन वी कनेक्ट और व्हेन वी ज्वाइन रोज एंड कॉलम देन अ टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है जी, देखो ये रोज है, ठीक है जी, और ये कॉलम्स हैं। जब मैंने इन्हें कनेक्ट किया तो हमारे सामने एक टेबल बन के सामने आ गया, और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एक स्पेसिफिक सेल बन जाता है जहां पे आप कोई भी एक डाटा आइटम एंटर करते हो। अब हम बात करते हैं जी रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड को टप्पल भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। ये देखो येलो कलर में ये जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना, दिव्या का रिकॉर्ड, दिव्या वर्मा का रिकॉर्ड, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है जी, और ये जो रिकॉर्ड है वो सिंगल बच्चे का एक यूनिक रिकॉर्ड होगा। वो कैसे, बड़ा अच्छे से सुनना। रिकॉर्ड यूनिक होगा टेबल में। मान लो किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, दैट मीन्स उसका, यहाँ पे हम स्टूडेंट की बात करते हैं, एक बच्चे का रोल नंबर, देन उसका नेम, क्लास, एज और मार्क्स। किसी बच्चे की ये सारी चीजें सेम नहीं हो सकती, ये सारी चीजें मिलके एक रिकॉर्ड बनाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट। दैट व्हाट इज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है और एट्रीब्यूट की जरूरत क्यों है। ठीक है जी, एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम। ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये है एक कॉलम, सिंगल कॉलम है ये। ठीक है जी, ये कॉलम है नेम, जिसके अंदर हमने सारे बच्चों के नेम लिखे हैं। ये क्या है, कॉलम है। इसी तरह से रोल नंबर भी एक कॉलम होगा, क्लास भी एक कॉलम है, एज भी एक कॉलम है, और मार्क्स भी कॉलम है। ठीक है जी, और कॉलम का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट। ठीक है जी, कहते हैं वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल, ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम। हर कॉलम का एक यूनिक नेम होगा एंड होल्ड सेम टाइप ऑफ डाटा। अब इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि वो सेम टाइप ऑफ डाटा को होल्ड करेगा। मान लो रोल नंबर है, रोल नंबर में आप क्या कर रहे हो, नंबर्स एंटर करवा रहे हो सिर्फ, और नेम में आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज एंटर करवा रहे हो। क्लास में आप वैरकैट टाइप की वैल्यू एंटर करवा रहे हो, या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करवा रहे हो। दैट मीन्स अल्फाबेट भी है वहां पे, और साथ में वहां पे नंबर्स भी है। एज में आप नंबर्स एंटर करवा रहे हो, और मार्क्स में आप डेसिमल वैल्यू एंटर करवा सकते हो। डेसिमल वैल्यू से क्या मतलब है कि वो वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है। ठीक है जी, चलिए जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, डीबीएमएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोमेन क्या है, डिग्री क्या है, और कार्डिनलिटी क्या है। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल परमिसेबल वैल्यूज इन अ कॉलम, मतलब एक कॉलम में आप कैसी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। लाइक जेंडर है, जेंडर में या तो आप, उसने बोल दिया या तो आप मेल स्टोर करवा सकते हो या फीमेल। यहां पे इसने डिफाइन कर दिया जेंडर का डोमेन क्या रहेगा, मेल या फीमेल। ठीक है जी, तो ये हम यहां पे एंटर कर सकते हैं दो तरह की वैल्यूज। वो क्या रहेगा, वो एक डोमेन रहेगा। ठीक है जी, अब डिग्री क्या है जी, डिग्री है जितने नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए आईडी, नेम, जेंडर, सिटी एंड एज, टोटल कॉलम बन गए 5। तो 5 रहेगी इस टेबल की, 5 रहेगी डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है इतना। चलिए जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कार्डिनलिटी क्या है, कि जितने नंबर ऑफ रोज है, ये देखिए
ये आपके पास एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए 1 2 और 3 रोज कितनी हो गई टोटल, ये टोटल अपने पास 3 रोज हो गई। जितने नंबर ऑफ रोज होगी वो क्या होगी, एक टेबल की कार्डिनैलिटी होगी। आई होप आपको बड़ा अच्छे से समझ लग गया होगा। बड़ा इजी है, ये वाली चीजें करनी आसान है। एक बार आप अगर समझ लेते हो उसे अच्छे से तो वो और भी काम आपका आसान हो जाता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज दी हुई है, 5 की प्रॉपर्टीज है डाटाबेस की। पहली प्रॉपर्टी कहती है रिप्रेजेंट रियल वर्ड इंफॉर्मेशन। जो आपका डेटाबेस है वो रियल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, लाइक स्कूल के रिकॉर्ड को या हॉस्पिटल के डाटा को या एम्प्लॉय के डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉपर्टी 2 लॉजिकल, क्लियर एंड इंटरनली रिलायबल, दैट मीन्स डाटा इज कंसिस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी। डाटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स डाटा आपका आपके डाटा में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, आपके डाटा में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। आपका डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। आपके डाटा को अनऑथोराइज्ड यूजर असेस नहीं कर सकता। ये चीजों का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी 2 ये कह रही है आपका डाटा जो है लॉजिकली क्लियर होना चाहिए, इंटरनली रिलायबल होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइक बैंकिंग के लिए कोई अलग तरह का डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनेगा, एजुकेशन के लिए कोई अलग तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्थ के लिए कोई अलग तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी 4 कहती है कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। मान लो कोई छोटी सी शॉप है जी, अगर हम बात करें छोटी सी शॉप की, एक बार जी इरेजर का यूज कर लेते हैं जी, इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब कहता अगर मान लो छोटी सी कोई शॉप है तो उसका डाटा क्या होगा, उसका डाटा होगा स्मॉल टाइप का, ठीक है जी। इस तरह से मान लीजिए कि कोई बड़ी शॉप है, ठीक है जी, तो उसकी जो इनकम है वो तकरीबन करोड़ में है, तो वो क्या होगा, उसका जो डाटा होगा, डाटाबेस होगा, वो होगा मीडियम टाइप का। अब मैं बात करूं कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है जी, Amazon, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी कंपनी है, मीशो कंपनी है, और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। उनका डाटा होता है वेरी लार्ज टाइप का डाटा, दैट मीन्स million, billions, trillions of people are using their database and just entering each and everything what they want to purchase. ओके जी, तो वो सारे तरह के डाटा को डेटाबेस जो है अच्छे से हैंडल कर सके, तभी फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रही है कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी एक डेटाबेस में होनी जरूरी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली एंड कंप्यूटराइज्ड, डिजिटल और पेपर बेस्ड, दोनों तरह का डेटाबेस हो सकता है, ठीक है जी। मान लो दुकानदार ने पहले अपने डाटा को क्या किया जी, कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली, मैनुअली भी उसे मेंटेन किया जा सके और कंप्यूटराइज्ड भी उसे मेंटेन किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अगर मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं तो उसको हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है जी। चलिए जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नीड फॉर अ डाटाबेस, डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है जी। डेटाबेस आया, एग्जिस्टेंस में आया, पहले टाइम में जितना भी काम था फाइल्स पे किया जाता था, रजिस्टर्स पे किया जाता था, ठीक है जी, जिसको हम वही खाते बोलते हैं उस पे किया जाता था ये सारा काम। तो डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी भी, ऐसा क्या था। अब देखो पहले डाटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम ये आती थी, पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती थी। दैट मींस सेम डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स, वेस्ट ऑफ मेमोरी एंड इंक्रीज कॉस्ट। अब देखो स्टूडेंट एड्रेस स्टोर्ड इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट फाइल्स सेपरेटली। मान लो कि लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट है, उसके पास अलग डाटा स्टोर होगा, ठीक है जी, और इसके अलावा जो
क्लर्क है या अकाउंटेंट है वो डाटा अलग स्टोर करवाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डाटा को और कहां कहां पे स्टोर करवाया जाता है, स्कूल में एक जो इंचार्ज है, इंचार्ज के पास अलग डाटा स्टोर होगा, इसी तरह से और दो जगह पे डाटा और स्टोर होगा, और वो डाटा मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर हो रहा है। डाटा की रिडंडेंसी कितनी हो रही है, मतलब वो कितना ज्यादा फाइल्स का स्पेस यूज किया जा रहा है। दूसरा, डाटा इनकंसिस्टेंट, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज, वन अपडेटेड other not unreliable data. That means phone number updated in HR file but not in payroll file. इसका मतलब बड़े अच्छे से समझेंगे। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने अपना जो रिकॉर्ड है, अपना फोन नंबर अपडेट करवा दिया, ठीक है जी। तो अपना जो फोन नंबर उसने अपडेट करवाया, ठीक है जी, वो जो फोन नंबर है वो फोन नंबर बेटा जी कोई भी हो सकता है। एक चीज याद रखना, वो फोन नंबर जब अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद पेरोल में जाके वो फोन नंबर अपडेट हुआ नहीं, मतलब एक फाइल में अपडेट हो गया, दूसरी फाइल में वो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है जी। दूसरी फाइल में अपडेट ही नहीं हुआ, वहां पे गलत बोले जा रहा है। तो एक तरह से वो तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। एक जगह पे और फोन नंबर है, दूसरी जगह पे और फोन नंबर है, तीसरी जगह पे मान लो और कोई फोन नंबर होगा, तो वो तो एक तरह का मेरा डाटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, किसी काम का नहीं रहा मेरा डाटा। मैं किस पे यकीन करूंगा वो डाटा कौन सा है। अब देखिए जी, प्रॉब्लम थी क्या आती है, डाटा इंटीग्रेशन मिसिंग, कैन नॉट कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। अब स्टूडेंट फाइल है और एग्जाम फाइल है, इन दोनों फाइल्स का डाटा मैं कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ज्वाइन नहीं किया जा सकता, इसको क्रॉस सर्चिंग नहीं की जा सकती, मैनुअली करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। डाटा आइसोलेशन, डाटा स्कैटर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, कोई बंदा एक्सेल में बना रहा है, कंप्यूटर टीचर है तो उसने एक्सेल में बना दिया, उसको कंफर्टेबल लग रहा है। किसी ने पीडीएफ में बना दिया, मान लो अकाउंटेंट है उसने पीडीएफ में बना दिया, ठीक है जी। और जो इंचार्ज है उसने डॉक्स फाइल में बना दिया, उसे वहां पे इजी लगा। किसी ने सीएसवी में बना दिया, मान लो लाइब्रेरियन है उसने सीएसवी में बना दिया। तो डाटा आइसोलेट ही नहीं है, डाटा डिफरेंट फॉर्मेट में ही घूमते जा रहा है। अगर मान लो डाटा को बाद में चेक करने की बारी आ गई तो कैसे चेक किया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है चेक करना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटाबेस की प्रॉब्लम्स और क्या क्या है। डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आती है जी, मेंटेनिंग डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस फाइल्स आर वेरी डिफिकल्ट, वाज वेरी डिफिकल्ट। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आती है डाटा की एक्यूरेसी, मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले, लाइक किसी का फोन नंबर है 123, उसने पे रोल में तो अपडेट कर दिया फोन नंबर, कहां पे, पे रोल में उसने अपडेट करवा दिया, लेकिन अगर जब दूसरे डिपार्टमेंट में अपडेट की बारी आई वहां पे अपडेट नहीं हुआ, मतलब डाटा की एक्यूरेसी क्या रहेगी, फिर डाटा आपका एक्यूरेट ही नहीं है, ठीक है जी। मान लो कि बंदा फी डिपॉजिट करवा के जा रहा है, ठीक है जी, वो फी का रिकॉर्ड अकाउंटेंट के पास तो हो गया कि वो उसने करवा दिया, मान लो कि क्लास में बोल दिया बच्चे का नाम, तो वहां पे अपडेट ही नहीं है, मतलब क्या है कि डाटा आपकी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम यहां पे आ गई, डाटा की एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड टू रिस्ट्रिक्ट डिफरेंट यूजर्स फ्रॉम असेसिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा। अब देखो कोई बंदा XSLS फाइल में सेव करवा रहा है, कोई बंदा जो है वो डॉक्स फाइल में डाटा को सेव कर रहा है, कोई बंदा पीडीएफ में डाटा को सेव कर रहा है। अब डाटा की सिक्योरिटी कहां पे जाएगी, डाटा को सिक्योर कैसे करके रखा जाएगा, क्योंकि ये डाटा तो सेम है सभी में स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, उसकी क्लास भी मेंशन की हुई है, ठीक है जी, उसकी बाकी सारी डिटेल्स भी मेंशन की है। वो सिक्योरिटी कहां पे गई, प्राइवेसी कहां पे गई, मतलब जहां पे मर्जी जाके जिस फर्जी फाइल पे क्लिक करके बच्चे का डाटा असेस किया जा सकता है आसानी से, सिक्योरिटी नहीं रही फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। कंकरेंट असेस एनोमलीज, टू यूजर्स एडिटिंग सेम फाइल साइमल्टेनियसली। मान लो XLS, ये एक्सेल की फाइल होती है, XLX ये एक्सेल की फाइल है, XSLS जो फाइल है। तो एक्सेल की फाइल को क्या किया कि
एक यूजर एक मान लो दो यूजर है, यूजर 1 और यूजर 2, दोनों ने साइमल्टेनियसली यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? अब देखो इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई है, टू बैंक टेलर्स अपडेटेड सेम अकाउंट बैलेंस एट द सेम टाइम। अब मान लो एक ने पैसे निकलवाए, मान लो एक ने 2000 रुपया जो है निकलवा लिया, माइनस हो गया बैलेंस, दूसरे ने ऐड कर दिया। अब वो क्या है, वो तो एक तरह से मेरा डाटा ही इनकंसिस्टेंट हो गया, एनोमली आ गई एक तरह से। एनोमली का मतलब ये होता है कि अपडेटिंग द सेम बैंक अपडेटिंग द सेम डाटा बाय वन और मोर पर्सन या टू और मोर पर्सन एट अ सेम टाइम, तो क्या होगा? आपका डाटा इनएक्यूरेट होगा। या तो वो यूजर 2 का काम चलेगा, या यूजर जो मतलब जो बैंक टेलर है, या तो यूजर 2 वाला बैंक टेलर का उठाएगा डाटा, या यूजर 1 का उठाएगा। दोनों केसेस में जो आपकी एंट्री है वो गलत है जी। ठीक है जी। अब डीबीएमएस ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। उसने एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज बनाई जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। तो रिटर्नेंसी रिमूव हो गई, ऑल 7 प्रॉब्लम्स को देखा गया। ठीक है जी। सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया जी इन्होंने, मतलब जो फाइल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया। कैसे? डाटा रिडंडेंसी आती थी, सेंट्रलाइज्ड आपका डाटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस से क्या होगा? मान लो कि लाइब्रेरियन है, ये यूज कर रहा है, अकाउंटेंट है, ये यूज कर रहा है सेम डाटाबेस। ठीक है जी। और इसके अलावा इंचार्ज यूज कर रहा है, और कोई टीचर यूज कर रहा है, एचओडी मान लो यूज कर रहा है, कोई भी मतलब आपके डाटाबेस को यूज कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे आपका डाटाबेस पड़ा है, सेम डाटाबेस को सारे पर्सन यूज कर रहे हैं, तो डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम खत्म। दैट मींस डुप्लीकेसी नहीं आएगी डाटाबेस में, सेम जगह पे डाटाबेस क्योंकि पड़ा है आपका। इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। मान लो अकाउंटेंट के पास आए जी पेरेंट्स, उन्होंने डाटा को चेंज करवा दिया, उन्होंने बोला कि पहले नाम राम था, अब हमने नाम चेंज करके श्याम करना है, उन्होंने कर दिया अकाउंटेंट ने। अब ये वाली जो चीज है ना, ये सभी को शो होगी, लाइब्रेरियन को भी शो होगी, टीचर को भी शो होगी, इंचार्ज को भी ये शो होगी, एचओडी को भी ये शो होगी। मतलब जो जो ये डाटाबेस को देखेगा सभी को शो होगी। डाटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम दूर हो गई। डाटा आइसोलेशन में देखो क्या था, डाटा आइसोलेशन में था कि डाटा स्कैटर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। यहां पे डाटा सेम फॉर्मेट में रहेगा, जो डाटाबेस में सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे डाटा को सेव कर दिया उसी फॉर्मेट में डाटा रहेगा। ठीक है जी। एक बार डाटा को सेट करना पड़ेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम भी अब हमारी दूर हो गई। नेक्स्ट था डिफरेंट रिट्रीवल। ठीक है जी। डिफरेंट रिट्रीवल से मतलब क्या है? डिफिकल्ट रिट्रीवल, सॉरी डिफरेंट रिट्रीवल नहीं, डिफिकल्ट रिट्रीवल। डाटा को बीच में से निकालना बड़ा मुश्किल था, अलग अलग फाइल में अलग अलग डाटा शो होता था। बाद में हमें मान लो किसी बच्चे का रिकॉर्ड सर्च करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इजीली आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। सर्च मतलब रिट्रीव का मतलब ये होता है, रिट्रीव का मतलब होता है रिट्रीव का मतलब होता है किसी भी डाटा को सर्च करना, या किसी भी डाटा को अगर आप फेच करना चाहते हो। फेच का मतलब होता है निकालना डाटाबेस से डाटा को। ठीक है। इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई। इंटेग्रिटी क्या कहती थी कि डाटा आपका इनएक्यूरेट रह जाएगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मुश्किल है। यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे आपका डाटाबेस पड़ा है और बड़ा इजिली आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो असेस कंट्रोल कर रहा है। द नेम ऑफ द पर्सन इज डीबीए, दैट मीन्स द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिक्योरिटीज दैट वी नीड टू गिव ईच एंड एवरी यूजर। लाइक लाइब्रेरियन को क्या देनी है हमने, अकाउंटेंट को क्या देनी है, इंचार्ज को क्या देनी है, टीचर को क्या देनी है। ठीक है जी। कंकरेंट असेस अनोमली भी यहाँ पे खत्म है क्योंकि कंकरेंट यहाँ पे कंकरेंसी मैनेजमेंट लगाई गई है। पता क्या बोलता है, अगर एक बंदा डाटा में कुछ एडिट कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो एक काम कर डाटा को लॉक कर दे, दूसरा बंदा देख पाए सिर्फ लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए।
कंकरेंट असेस अनोमलीज की प्रॉब्लम भी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है जी। अब बोल रहा है डीबीएमएस सॉल्व ऑल 7 फाइल सिस्टम प्रॉब्लम्स, concurrent assess without DBMS corrupts data, system security cannot be controlled in file system। सिस्टम सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके पास डाटा होता है, तो वो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस की डेफिनेशन। डीबीएमएस की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बोल रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल्स यूजर्स टू स्टोर एंड मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। डेटाबेस क्या है, ये देखो, ये नीचे आपका डेटाबेस है, दिस वन इज अ डेटाबेस। ठीक है जी। डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको डीबीएमएस की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी बच्चों, लाइक माईसीक्वल की, ओरेकल की, DB2 की, IMS की, IDS की। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हो डेटाबेस को असेस करने के लिए। और टॉप पे आपके पास आ गया एप्लीकेशन प्रोग्राम। लाइक आप जब कभी मान लो कोई फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म में जब एंट्री की जाती है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फॉर्म में जो एंट्री हो रही है ना बच्चों, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, आपका एक फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप डाटा एंटर कर रहे हो। वो फॉर्म क्या करता है, डीबीएमएस को कॉल करता है। क्या करता है, डीबीएमएस को कॉल करता है। डीबीएमएस का जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, लाइक माईसीक्वल यूज कर रहे हो, आपके सिलेबस में माईसीक्वल है, माईसीक्वल आप यूज कर रहे हो, उसने डीबीएमएस को कॉल किया, माईसीक्वल को कॉल की, माईसीक्वल ने उसके बाद, डीबीएमएस ने उसके बाद डेटाबेस को कॉल की, क्योंकि जो डाटा हमने मान लो सेव करवाना है या जो डाटा आपने बीच में से फेच करना है, वो कौन करेगा, वो ये डीबीएमएस करेगा। ठीक है जी। ये क्या है, इट एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर लेयर बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एक्चुअल डाटा। एप्लीकेशन प्रोग्राम, दिस वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है जी। दिस वन इज अ डेटाबेस। ये बीच में क्या है, ये बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करेगा। बीच में ये क्या कर रहा है, इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस। लाइक इफ यू वांट टू सेव योर डाटा, देन कॉल द इंटरमीडिएटर, it will save your data. And if you want to search any data, call the intermediator, that means call the DBMS. It will search the data from the database very easily. अब देखो, इसमें हम 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करवा सकते हैं। पहले हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं टेबल और डिफाइन कर सकते हैं टेबल की स्ट्रक्चर। ठीक है जी। दूसरा मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब क्या है, आप स्टोर करके रख सकते हो डाटा को। ठीक है जी। तीसरा मैन्युपुलेट कर सकते हैं। मैन्युपुलेट में कुछ चीजें आ जाएंगे, बड़े अच्छे से देख लेना। पहला, मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब है कोई भी चीज आपने सर्च करनी है, आप सर्च कर सकते हो। क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके आप मतलब उसको क्वेरी कर सकते हो कि मुझे ये वाला डाटा ही सिर्फ चाहिए, लाइक जिनके मार्क्स जो हैं वो 60% से अबव है, वो डाटा मुझे रिप्रेजेंट करवाए। लास्ट में रिपोर्ट्स भी उससे जनरेट करवा सकते हो आप। ठीक है जी। शेयरिंग, अलाउ मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एट वन टाइम मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू असेस दैट सेम डाटा। प्रोटेक्ट हो जाता है जी आपका डाटा, प्रोटेक्ट फ्रॉम फेलियर एंड अनऑथराइज्ड असेस। अनऑथराइज्ड यूजर आपके डाटा को असेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर यूजर को उसका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। क्या कुछ, एक यूजर आईडी और दूसरा पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कोई भी यूजर असेस ना कर सके डाटा को। मेंटेनिंग, अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उस यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो अपने डेटाबेस को, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड्स दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डाटा को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है जी।